आप लोग पिछली दफ़ा सब लोग शरीक हो गए थे, लेकिन यहाँ पर वाईफ़ाई और नेटवर्क ना होने की वजह से आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन वो गैर इख्तियारी चीज़ थी। मैं कोशिश कर रहा था हो जाए लेकिन हो गए। चलिए इंशाअल्लाह आज शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग अभी सब लोग क्लिनिक से आए हैं। सुबह से शाम तक थके हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इल्म को हासिल करने की आपका जज़्बा, आपकी ख़्वाहिश, ये बहुत ही नेकी की अलामत है कि आदमी का जितना हम इल्म हासिल करेंगे, उतने लोगों को इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचा सकेंगे और जितनी इसमें ग़फ़लत करेंगे, उतनी ना हमें फ़ायदा होगा, ना इंसानों को फ़ायदा होगा। तो आज का जो टॉपिक है, वो है फैटी लीवर या यूनानी में कहते हैं उसको तशम्मुम कबिद। तो फैटी लीवर क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो फैटी लीवर में क्या है कि एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लीवर इज नोन एज फैटी लीवर। और इफ द फैट become excess more than 5% of the weight of the liver, then we say that it is a fatty liver. अब इसको फैटी लीवर के क्या क्या अगर किसी मरीज को हो जाए फैटी लीवर, तो एक तो उसको अलामात क्या होती है। सबसे पहले हमें उसका क्लिनिकल फीचर्स मालूम होना चाहिए कि जब पेशेंट को फैटी लीवर हो जाता है, तो यूनानी के एतबार से क्या है, जो 4 तरह की अमराज़ लाहक होते हैं, जिसमें सूए मिज़ाज, कबिधार, सूए मिज़ाज बारिद, सूए मिज़ाज याबिस और सूए मिज़ाज रतब। ये इनकी मुफ़रद या फिर मुरक्कब हो जाती हैं, जैसे हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब या बारिद याबिस। इस तरह की कैफ़ियतें गैर तबई कैफ़ियत की वजह से किसी भी उज़ू, यहाँ ख़ास तौर से हम जिगर की बात कर रहे हैं, जिगर के मिज़ाज के अंदर खलल वाक़ हो जाता है। और जब जिगर के मिज़ाज के अंदर खलल खलल वाक़ हो जाता है, तो फिर उसके अफ़आल के अंदर खलल पैदा हो जाता है, जिसको हम डिज़ीज़ कहते हैं। कि ये नॉर्मल जो जिगर के अफ़आल होने चाहिए, यानी जैसे हम जानते हैं कि डाइजेशन ऑफ द फूड या मेटाबॉलिज्म ऑफ द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इसका सब ये मेटाबॉलिज्म होता है। इसके अलावा कुछ सिंथेसिस इसके काम हैं लीवर के, जैसे सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन या स्टोरेज का काम है, स्टोरेज ऑफ विटामिन के या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन जो हमारी खाने और पानी के साथ मैदे में पहुंचकर जिगर में पहुंचते हैं, जो बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करना, ये सारे लीवर के काम होते हैं। तो जब लीवर के अंदर ज़ौफ़ पैदा होता है और ज़ौफ़ की वजह से वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता, कार्बोहाइड्रेट को अगर पूरा हज़म नहीं करता, तो फिर डायबिटीज़ हो जाती है। फैट को पूरी तरह से अगर हज़म ना करे, तो फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर हो जाता है। इसी तरह से ये ज़ौफ़ की वजह से ये सारे डिस्टर्ब होते हैं और जब पूरी तरह से ये मेटाबोलाइज़ नहीं होते, तो जगह-जगह डिपोज़िशन होने लगता है। तो ये सबसे पहले लीवर के अंदर फैट जमा हो जाती है और नॉर्मल मिक़दार से उसकी तादाद बढ़ जाती है, तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। अब उसकी अलामात क्या होती है, जब फैटी लीवर हो जाता, तो मरीज़ को भूख लगना कम हो जाता है, जिसको कहते हैं एनोरेक्सिया, है ना? या लैक ऑफ एपेटाइट, तो भूख कम हो जाती है। नंबर 2, खाना पूरी तरह से हज़म नहीं होता। पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो कंप्लेंट करता है, साहब खाने के बाद मेरे मैदे के ऊपर ऊपर ही भारीपन रहता है बहुत देर तक। चूँकि खाना हज़म नहीं होता, तो वो जो ड्यूडेनम से नीचे की तरफ जेजुनम में जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता, तो वो ग़िज़ा जब तक के हज़म होने के बाद इस काबिल ना हो जाए कि बिल्कुल वो माइक्रोन्यूट्रिएंट और उस लेवल पे पहुँच जाए कि वहाँ से जो है वो ड्यूडियम से निकल कर आंतों में चला जाए, तब तक वो मैदे में पड़ा रहता है हज़म होने के लिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम लेता है नॉर्मल के मुकाबले में।
इसलिए पेशेंट को ये एहसास होने लगता कि खाने के बाद में मेरे मैदे पर ऊपर यानी अपर एब्डोमेन में हैवीनेस होती, तो वो ड्यू टू इंडाइजेशन होती है। इसके अलावा जब डाइजेशन नहीं होता, पूरी तरह से बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो फिर मरीज को जनरल वीकनेस होने लगती है, कमजोरी होने लगती है, और इंडाइजेशन की वजह से फिर गैसेस ज्यादा पैदा होती हैं, एसिडिटी ज्यादा होती है, और पेशेंट को कमजोरी की वजह से थकान ज्यादा होती है, और फिर आप पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी लूज मोशन होते हैं। ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। पेशेंट के बदन के अंदर बहुत ज्यादा लिथार्जी और लेजीनेस होने लगता। तब वो पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे गैस ज्यादा बनता है, खाना खा लूं तो हजम नहीं होता, पेट में रखा रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होती, बदन में बड़ी थकावट रहती है। तो हम उसको देखकर जब हम नब्ज देखते हैं, तो नब्ज जो उसकी सुस्त होती है। नब्ज की आपने पढ़ा होगा, वो अदिल्लाए नब्ज, जो उसमें 10 अजनास होती हैं नफ्स के बारे में, जो हम उसकी कैफियत क़रा और मिक़दार और उसका मलमस और उसका हजम, वॉल्यूम, वो सारी चीज़ें, वो कैफियत उसका हम देखते हैं, तो उसमें उसकी नफ्स की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है और पेशेंट का वेट बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये होता क्या है फिर, कितने किस्म का होता है कि जो फैटी लीवर है, इसको मेनली जो ब्रॉडली है, वो 2 क्लास या 2 किस्म होती हैं। नंबर 1 अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको ALFLD कहते हैं, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो ये जो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, ये इसकी तादाद ज्यादा होती है। इसकी वजह से पेशेंट, ज्यादा लोग जो अल्कोहलिक होते हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक, वो उन पेशेंट को ये फैटी लीवर की बीमारी ज्यादा होती है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं, लेडीज भी जेंट्स भी, कि जो अल्कोहल नहीं लेते, लेकिन उसके बाद भी उनको फैटी लीवर हो जाता है। वो भी उसकी बहुत सारी वजूहात है, जैसे उसमें अल्कोहल एक वजूहात है, ऐसी इसमें डायबिटीज। डायबिटीज के पेशेंट को देखोगे तो बहुत सारे पेशेंट को ये फैटी लीवर डेवलप हो जाता है। फैट डायबिटीज के साथ दूसरा जो है वो हाइपर लिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े होते हैं, उसमें फैटी लीवर हो जाता है। तीसरे जो है ओबेसिटी, जो पेशेंट ओबेस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनके अंदर भी ये फैटी लीवर हो जाता है। चौथे वो लोग जिनके लीवर के अंदर सुए मिजाज बारिद लाहक हो जाता है। अब सुए मिजाज लाहक बारिद होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, ग़िज़ा में ठंडी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल करना, या खाना खाने के बाद फौरन पानी पी लेना, या खाना खाने के फौरन बाद काम करना, जिसकी वजह से वो ग़िज़ा मैदे के अंदर पूरी हजम नहीं हो पाती, और पूरी तरह से हजम ना होने की वजह से वो गैर मुनहजिम शक्ल में मैदे से लीवर की तरफ रवाना हो जाती है, और वो ग़िज़ा इस काबिल नहीं होती, या मैदा इस काबिल नहीं होता कि उसको पूरी तरह से मेटाबोलाइज कर पाए, जिसकी वजह से वो फैट बजाय खून में पहुंचने से वो लीवर के अंदर ही जमा हो जाती है। तो ये सारे उसके फैटी लिवर की वजूहात और उसके मैंने आपको सिम्पटम्स बताएं। अब इस वजूहात को मालूम करने के लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि पेशेंट का फैटी लिवर किस ग्रेड का है। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहले कॉमन हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है, वो पेशेंट का अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराते हैं, यूएसजी होल एब्डोमेन। तो उस यूएसजी होल एब्डोमेन में जो रिपोर्ट हमारे पास आती है, जिसमें ऊपर लीवर ही लिखा होता है, कि लीवर इसमें एक तो हाइपरट्रोफी हो जाती है, लीवर का साइज बढ़ जाता है, लीवर बिकम इनलार्ज। दूसरा क्या होता है, इसको इको टेक्सचर जो है, उसका जो है वो कोर्स हो जाता है, यानी जो नॉर्मली इको टेक्सचर होता है जिस कलर का, उससे व्हाइट कलर की तरफ आ जाता है, जिसको कहते हैं कोर्स इको टेक्सचर, जिस पर जो है रेडियोलॉजिस्ट फिर एडवाइस करते हैं कि इनको फैटी लीवर ग्रेड 1 है, उसके कलर की वजह से फैटी लीवर ग्रेड 1 है, या ग्रेड 2 है, या ग्रेड 3 है।
तो एक तो हमारे पास फैटी लिवर को डायग्नोस करने का अल्ट्रासाउंड है। तो अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट ये सिम्टम्स लेकर आता है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। नंबर दो, दूसरा हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं। फाइब्रो स्कैन में दोनों चीजें आ जाती हैं, उसकी फैट भी आ जाती है और उसका फाइब्रोसिस भी आ जाता है। तो कैप जो CAP कैप होता है उसमें फैट का क्वांटिफिकेशन होता है कि कितनी फैट जो है उसमें लीवर के ऊपर जमी हुई है। तो अगर 240 तक कैप वैल्यू उसकी 240 हो तो हम उसको ग्रेड 1 कहते हैं, और 240 से ऊपर 290 तक हो तो ग्रेड 2, और 290 से ऊपर हो अगर कैप वैल्यू तो वो ग्रेड 3 में होता है। तो ये दो तरीके हैं, या तो अल्ट्रासाउंड या फिर फाइब्रोस्कैन। दूसरा ये तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ। दूसरा हम उसका ब्लड का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड खासतौर से, और फिर HDL और VLDL, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है लिपिड प्रोफाइल में। तो अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हाई हो तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि जो फैटी लीवर हुआ है ये लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने की वजह से हुआ। तो फिर हम उसका इलाज करते हैं। नंबर 3, हम ब्लड शुगर कराते हैं, फास्टिंग PP एंड HbA1c। चूंकि फास्टिंग और PP ये ज्यादा रिलायबल नहीं होते। क्यों? कि फास्टिंग मिसाल के तौर पर जैसे 80 से 100 होना चाहिए, या PP जो है खाना खाने के बाद 100 से 140 तक होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की उस वक्त की डाइट पर, कि अगर पेशेंट ने जो डाइट ली है उसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर कंटेंट ज्यादा हैं तो ये ज्यादा ब्लड शुगर उसकी ज्यादा होगी, और अगर कम है तो वो कम होगी। इवन अगर डायबिटिक पेशेंट है तब भी उसका असर खाने पर, खाने की चीजों का ब्लड शुगर पर होता है। इसलिए हम उसमें तीसरी एक HbA1c कराते हैं, जो 3 महीने के बाद में कराते हैं। तो अगर HbA1c तीनों की 6.5 से ज्यादा हो, इसका मतलब पेशेंट डायबिटिक है, और डायबिटिक होने की वजह से इसको जो ग्लाइकोजन इन्फिल्ट्रेशन हुआ और उसका फैटी लिवर हुआ है। या फिर ओबेसिटी देख लेते हैं पेशेंट के देखने में भी, उसके ओवरवेट की वजह से भी होता है, या कई दफे हाइपोथायराइड की वजह से भी। हाइपोथायराइड में क्या होता है, बदन के अंदर की हरारत कम हो जाती है, जिसमें सारे आज़ादी की भी हरारत और सोए मिजाज बारिश लाहक हो जाता, जिसकी वजह से ये फैटी लीवर रहता। तो ये कॉमन कॉज हैं फैटी लीवर के। और एक तो कॉमन कॉज जो जब हमारी सारी लिमिट सोचने समझने की बंद हो जाती, उसको कहते हैं इडियोपैथिक या अननोन अननोन रीजन। सारी बीमारियों के अंदर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड और जितनी भी हैं, तो आगे में लिखता है अननोन ओरिजिन के, उसका कुछ पता नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशन करा लिए, हमें उसका मालूम नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम मिजाज और पेशेंट की कैफियत को देखकर और पेशेंट की कंप्लेंट सुनकर, पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पेशेंट फैटी लीवर का है। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फैटी लीवर, नंबर 2 व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फैटी लीवर, नंबर 3 व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फैटी लीवर, 4 व्हाट इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फैटी लीवर। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कर सकते हैं, फिर मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको। जी डॉक्टर हिना कौसर। हेलो। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो सर से अभी तक का जो भी सर ने बताया उसमें आप पूछ सकते हैं, जी जी। रिलेटेड टू द। अस्सलाम सर वालेकुम। आपने अभी बताया। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। जी सर जैसे फैटी लीवर जो है आपने बताया ना कि हार है, बारिद है जी या जी मिक्स है, तो जी। मालूम कैसे पड़ेगा कि मतलब वो हार है या बारिद है, या वो सिम्टम्स क्या रहेंगे सर? हाँ नहीं, इसमें जनरल करेक्शन ये है, मैंने नहीं कहा आपसे कि ये हार होगा, ये असल में ये बरूदत की वजह से होता है। सूए मिजाज हार जिगर होगा तो उसकी दूसरी अलामत होंगी। ये जब लीवर के अंदर बरूदत लाहक हो जाती है तब ये जो है
फैटी लिवर लाहक होता है। उसकी अलामत ये है कि पेशेंट की ना एक तो जो चूंकि बरूदत है तो बारिद की अलामत मिलेंगी। नंबर 1 प्यास कम होगी, नंबर 2 भूख कम होगी, नंबर 3 पेशेंट को कभी-कभी, सारे पेशेंट में नहीं देखा जाता है, मतली महसूस होती है और ये इंडाइजेशन वगैरह रहता है पेशेंट को। अपर एब्डोमेन हैवीनेस होता है, ब्लॉटिंग होती है। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम आपने अभी बताया था कि खाना खाने के फौरन बाद काम करना शुरू कर देना भी एक कॉज है। जी हाँ तो ये सर यूजुअली तो मतलब खाते ही ऐसा बैठना भी नहीं बोलते ना सर। जी बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा कुल्लियात में कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं ना तो हमारी ग़िज़ा मैदे में पहुंचती है, तो हमारी तबीयत जो है वो ग़िज़ा के हज़म करने की तरफ मुतवज्जा होती है, जो तबीयत या बॉडी इम्यूनिटी। लेकिन जब हम मेंटल वर्क शुरू कर देते हैं तो मेंटल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए चूंकि उधर हो गए तो हमारी तबीयत डाइवर्ट हो जाती है डाइजेशन की तरफ से हटकर दिमाग की तरफ। इसलिए आम तौर से जो लोग खाने के फौरन बाद काम शुरू कर देते हैं उनको इंडाइजेशन हो जाता है। इसलिए अच्छा तो कहते हैं फिजिकल वर्क कर सकते सर, मेंटल वर्क मतलब फिजिकल वर्क कर हाँ, सकते। जी फिजिकल, लेकिन फिजिकल भी करें या मेंटल भी करें उसकी वजह से डाइवर्जन जरूर होता है। तो इसलिए कहते हैं कि दोपहर में खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए और जी शाम के खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग करनी चाहिए सोने से पहले। जी मैम कैलूला बताया गया है ना, वो कैलूला जो 10 मिनट का 15 मिनट का जो कैलूला बताया गया है वो यही है, वो यही है जी वो यही है। और जी मैंने भी मेलाज़मा की क्लास में भी बताया था कि अगर आप जो लेडीज जो होती हैं खाना खाने के फौरन बाद बोलना चिल्लाना जोर से बोलना शुरू कर देती हैं तो उनका डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए उनको पिगमेंटेशन होती है। जी मैंने बताया था ये। जी जी जी। एनी अदर क्वेश्चन? आज मैंने अपनी डॉक्टर इना कौसर स्पीड कम कर दी है। पिछली दफा कुछ लोगों ने कहा था सर स्पीड ज्यादा है। नहीं सर, पिछली बार सर आप जैसे भी बोले अच्छा बोल रहे हैं। हमने तो पिछली बार भी नोट्स बना लिए थे, पढ़ने वाले कैसे भी कैच करते हैं। जी 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 जी। नहीं आप माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं सब लोग इंटेलिजेंट हैं, सब जी लोग जो है एक्टिव हैं। जी 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 बहुत अच्छा है जी। सर, कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंशाल्लाह मालूम कर सकते हैं किसी को। दूसरा ये है कि अब जब हमने ये डायग्नोस कर दिया कि ये फैटी लिवर जो है वो सोए मिजाज बारिद की वजह से है ना, सोए मिजाज बारिद की वजह से, और बारिद की सारी अलामत होती हैं। तो अब हम उसका इलाज क्या करें? अब हमारे यहाँ जो मॉडर्न में जो है ना वो एक यूडी लीव देते हैं टैबलेट, है ना, यूडी लीव दे देते हैं या विटामिन ई दे देते हैं, है ना। इसके अलावा दूसरी चीजें नहीं है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि साहब हमने ये एडवाइस किया या ये दे रहे हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके एतबार से इलाज बिज़िद, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन है वो क्या है, इलाज बिज़िद। इलाज भी जिद के तौर पर अब हम सब क्या देंगे, हमारा सबका क्या जवाब होना चाहिए कि अगर सुए मिजाज बारिद लाहक हो गया है तो हमें इलाज भी जिद के तौर पर हमें हार ग़िज़ाएं देनी होंगी और हार दवाएं देनी होंगी और हार जो है तदबीर इख्तियार करनी होगी, हार तदबीर इख्तियार करनी पड़ेगी। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अब उसमें हम क्या देंगे? नंबर एक तो इसमें जो कहते हैं कि सबसे पहले उसमें और भी क्या है कि सबब का इजाला किया जाए, रिमूव द कॉज इज ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट, मॉडर्न में भी और ये भी। जैसे मॉडर्न में अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, उसमें और नहीं देते। हम प्रैक्टिस में तो अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हम एंटीपायरेटिक भी देते हैं, एनाल्जेसिक भी देते हैं, विटामिन भी दे देते हैं और कुछ भी दे देते हैं। लेकिन मॉडर्न में वो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ एंटीबायोटिक देना ताकि हमें ये पता चले कि इस एंटीबायोटिक से कितना रेस्पॉन्स कर रहा। इसी तरह से हम भी यूनानी में रिमूव द कॉज करते हैं
कि पहले तो हम उसके सबब की डायग्नोज करके कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। पेशेंट का जो वजह है वो इसका बेतरतीबी से खाना है, नंबर 1, यानी उसकी टाइमिंग सही नहीं है। नंबर 2, क्वांटिटी ज्यादा ले रहा है जिसको इसका मैदा पूरी तरह से हजम नहीं कर रहा। नंबर 3, क्वालिटी ऑफ द फूड, उसकी क्वालिटी में ठंडी चीजें ज्यादा शामिल हैं। या चौथा, खाने के फौरन बाद वो ऐसी एक्टिविटी करने लगता है जिसकी वजह से उसका खाना हजम नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम उसको पेशेंट का लाइफ स्टाइल, जो भी जहां हमें डिरेंजमेंट लग रहा है उसको हम सही करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसका हम इलाज करेंगे। इलाज करने के लिए क्या है कि अगर बरूदत लाहक हो गई तो हम गर्म चीजें इस्तेमाल करेंगे। गर्म चीजों में इसमें क्या करते हैं, जैसे हम इसमें जो है दवाउल कुरकुम कबीर, उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जाफरान होती है ना, या दबीदुल वर्द, इसके अंदर गुले सुर्ख होता है, ठीक है, और बहुत सारी रेवन चीनी है, शोरा कलमी है और अफसनतीन है, बहुत सारी इसके अंदर दारचीनी है, गरम चीजें हैं। तो हम गरम माजून वगैरह हम खिलाते हैं। इस खिलाने से, गरम माजून खिलाने से उस लीवर के जो मिजाज है वो एतदाल की तरफ आता है, वो एतदाल की तरफ आना शुरू हो जाता है और फिर हम पेशेंट के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं बेहतर। तो सबसे पहले रिमूव द कॉज, जो सबब है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का इलाज करना होगा। डायबिटीज के लिए हम यूज कर रहे हैं और पेशेंट फीडबैक देते हैं। हमारे पास 20 दवाएं होती हैं, हर कंपनी की, जो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन मैंने देखा कि उसमें जो है शुगर ओके एक दवा है, उसमें कई दवाएं हैं जिसमें उसमें हल्तीत भी है, हल्तीत है और सना है और दूसरी चीजें हैं। तो हम मैंने देखा कि पेशेंट को उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। या एक आर डाइट आ रही है, उसमें तकरीबन 14 दवाएं हैं, 14 दवाएं, उसमें सब गीलो है, मको है, कासनी है और इस तरह से मेथी है, कलौंजी है, तो तकरीबन 13-14 दवाएं हैं, हम उसको देते हैं। ये 10 दवाएं देते हैं। तो हम डायबिटीज है तो डायबिटीज का इलाज करेंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हाइपोथायराइड है तो हाइपोथायराइड का इलाज करेंगे। अगर ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का इलाज करेंगे। और उसके साथ साथ फिर हम सुबह में जैसे हम दवाउल को है, हम देते हैं, आपको माजून दबीदुल देते हैं, बुलाइन पेट भी साफ होता। इसके अलावा एक जोशांदा देते हैं। कबीर है या सगीर? जी जी, दवाए कुरकुम कबीर या सगीर? कबीर, दवाउल कुरकुम कबीर, जी, दवाउल कुरकुम कबीर देते हैं। इसके अलावा जो हम बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है एक वो उसका जोशांदा बना के, उस जोशांदे के अंदर जो है होता है अफसनतीन, उस्त शीरी, सुम्बुल तिब, बेखइसखर, गुले सुर्ख और जाफरान, ठीक है। इसको हम जो है इसको खिलाते हैं और गरम मसालेदार ग़िज़ाएं खिलाते हैं पेशेंट को। सर रिपीट कीजिए। तो हम, हाँ, इसमें जो है ना, अगर जिगर को गर्म करने के लिए हम गर्म माजून देते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, दवाउल कुरकुम कबीर, ये 5 ग्राम, थोड़ी महंगी भी होती है, तो 5 ग्राम देते हैं सुबह में, और शाम को दबीदुल वर्द 10 ग्राम दे दें। और एक टाइम सुबह में माउल उसूल, ये 5 जड़ें होती हैं, उनका पानी होता है माउल उसूल। तो 3 दवाएं तो ये मुरक्कब किस्म की हैं, हम ये देते हैं। सर इसकी डोज क्या रहेगी? अगर ये दवाउल कुरकुम कबीर 5 ग्राम सुबह में दे दें, शाम को माजून दबीदुल वर्द और माउल उसूल देना चाहिए। डोज तो इसकी 100 ml है जी, 100 ml सुबह में दे देना चाहिए। पानी, माउल उसूल, ये जड़ होती है, 5 जड़ें, उनका पानी होता है। अच्छा जी जी, अवेलेबल है। कौन सी 5 जड़ें? हाँ, हमदर्द का भी है, हमदर्द का आता है माउल उसूल, तो आप उसको दे सकती हैं। ये तो मुरक्कब दवाएं। इसके अलावा जो है ना, हम दूसरी जैसे कुश्ता खब्सुल हदीद 3 अदद, जवारिस जालिनूस 10 ग्राम,
सर माहौल स्कूल सुबह में देना है शाम में? सुबह में। 100 ml सर। जी जी, बेहतर है 100 ml, लेकिन चूंकि थोड़ा सा महंगा होता तो 50 ml भी दे सकते हैं आप, क्योंकि हमें दोनों सर खाली चीजें पेट देखनी देना होती है। दोनों चीजें देखनी होती है, पेशेंट खरीद भी सके ये भी देना होता। ऐसा ना हो कि हम लिख दें और पेशेंट फिर पर्चा लिए फिर कि साहब वो दवा वहां जाए स्टोर पे कि दवाई महंगी नहीं ले सकता। तो हमें दोनों को मद्देनजर रखना होता प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त। इसके अलावा हम सर ये हाँ सर पुढचे कप्सुल हबीब 3 हाँ, अदद 3 सर। अदद, 3 अदद, और इसके साथ जवारिस जालेनूस 10 ग्राम। तो सुबह में ही देना सर ये? जी हाँ। जज़ाक। सर निशान रिपीट कर दी प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा शाम में जो है ना शीरा बादियान, शीरा तुख्म कसूस और मवीज मुनक्का। शीरा बादियान 5 ग्राम ले लें, कसूस 3 ग्राम, और मवीज मुनक्का 9 अदद। इसको 2 तोला अर्क बादियान में पीस लें, रात को भिगो देते हैं और सुबह को उसको खरल में पीस लेते हैं, या आजकल मिक्सी में पीस लें। उसके बीज निकाल लेते हैं मुनक्के के, मवीज मुनक्के इसलिए कहते हैं उसको। अच्छा, और खमीरा बनफशा 2 तोला मिलाकर इसको सुबह में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर जैसे ग्रेड 2 या 3 में, तो आप मवीज इसमें जो है ना फिलफिल सिया और बढ़ा लें, फिलफिल सिया 5 अदद। तो ये 4 चीजें हो जाएंगी, बादियान, कसूस, मवीज मुनक्का और फिलफिल सिया। सर ये इवनिंग में देना है? जी अभी आप सुबह बोले ना सर, ये बनफशा, खमीरे बनफशा के साथ सुबह बोले मेरा बनफशा, हाँ ये सुबह को देना। ये अलग है सर खमीरे बनफशा? खमीरा बनफशा अलग आता। नहीं नहीं, ये आप जो 3 दवाएं बोले ना, शीरे बादियां ये और तो तुख्म बादियान है, कसूस। कसूस है, मुनक्का, 3 तो ये हो गई। जी फिर मैंने जी जी फिलफिल सिया और बताया आपको, चौथा फिलफिल सिया 5 अदद। अच्छा। काली मिर्च ये एब्जॉर्प्शन में खासतौर से मदद करती है और इसका मिजाज भी हार है। ठीक है, इसको अर्क बादियान में पीस लेते हैं और फिर पीसने के बाद में खमीरा बनफशा 2 तोले मिलाकर इसको ले लें आप सुबह। सर माउल उसूल जो है जी ये सुबह नहापेट देना है सर? क्या करें? माउल उसूल जी माउल ये उसूल सुबह नहार पेट देना है सर ये? सुबह ये नहार बुक, और ये बनफशा वाला शाम को दे दें, बजाय ऐसा करने ठीक के, चूंकि मरीज को ज्यादा, चूंकि बनफशा मुलय्यन भी होता तो सुबह को पेशेंट को टॉयलेट भी सही होगी। माउल क्योंकि उसूल और बनफशा के जो शीरे बादियान ये दो भी सुबह नहार ही देने के हैं? नहीं नहीं, ये माउल उसूल जो है ना, आप सुबह को दे दें, और ये ठीक। शीरा बादियान, कसूस, मवीज मुनक्का और फिलफिल सिया और ये शाम को दे दें, शाम में। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ये आप जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह उसमें मरीज को ना सुबह को जब लैट्रिन हो जाएगी तो वो आपको बहुत दुआएं देगा, क्योंकि बदन हल्का हो जाएगा। जवारिश जालिनूस कब कब देना है सर? जवारी जानूस भी आप सुबह को दे दें। सर मेरा एक सवाल है, जी अगर बताइए। पेशेंट का मिजाजी हार हो हाँ हाँ और फैटी लिवर भी हो, हाँ हाँ, तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? जैसे कि अगर उनसे जालिडोज या ये सब गर्म अदविया का इस्तेमाल करते तो उसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अगर उसको प्रॉब्लम होगी ना, तो उसको क्या प्रॉब्लम, ये तो हम जो है ना उसको गर्म दवाई दे रहे हैं और पेशेंट का मिजाज भी गर्म है, तो उसको क्या होगा, उसको प्यास ज्यादा लगेगी दवा खाने के बाद। ठीक है, प्यास उसको ज्यादा लगेगी, तो पेशेंट अगर पानी पिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें उस चीज का ख्याल रखना कि या तो कोई ऐसा ना हो कि हमारा टॉक्सिक इफेक्ट हो, यानी किडनी पे हो या लीवर इफेक्ट हो या ब्लड पे हो, है ना। तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पहले तो शायद ऐसा नहीं करते थे यूनानी फिजिशियन हुक्मा थे, अब तो हम करते हैं
तो बहुत सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की 40 साल की, अब तो माशाल्लाह 45 साल 45 इयर्स हो गए क्लिनिक करते हुए, हम जो पेशेंट को देते हैं ना, 1 महीने के बाद हम उसका एलएफटी और केएफटी कर लेते हैं और हीमोग्राम। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की, कई दफे तो पेशेंट के पास ये 1000 रुपए, इसमें तकरीबन 1000 रुपए लग जाते हैं केएफटी, एलएफटी और सीबीसी में, तो नहीं कराते। तो कम से कम हम उसको अगर एसजीओटी ऐसी बड़े जिसको कहते हैं स्टीटो हेपेटाइटिस, वो एक नेक्स्ट स्टेज होती फैटी लिवर में, कि वो फिर सिरोसिस की तरफ ट्रांसफर होने लगता है। तो अगर स्टीटो हेपेटाइटिस तो हम वो कराते हैं। तो अगर वो ऐसी इफेक्ट कोई आ रहा है तो फिर हम इन दवाओं को कम कर देंगे अगर हर मिजाज का, और अगर उसको नहीं हो रहा तो हम ये दवा देंगे। इसके अलावा जैसे ये स्टीटो हेपेटाइटिस हो जाए या ग्रेड 3 का हो जाए, तो फिर हम एक जमाद भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, उसका भी लिख सकते हैं आपने उसका जमाद। हम ये जो राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन है ना, तो जो लोअर रिब्स हैं, एक 2 इंच तो जरा नीचे हो और बाकी 4 इंच ऊपर की तरफ हो, जो ये निपिल तक होता है पेशेंट की, जो फीमेल है उससे थोड़ा सा ब्रेस्ट के नीचे हम लगा देते हैं शाम को, तो उसका लिख लें आप। तो इसमें एक तो अफसंतीन, एक पुश्त शीरी, एक सुम्बुलुत्तिब, चौथा है बेख इसखर और गुले सुर्ख। ये सब 5-5 ग्राम और जाफरान 1 ग्राम। ये जो है आप सर गुले सुर्ख तक 5 ग्राम, हर एक तो 5 ग्राम और जाफरान 1 ग्राम। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक तो अफसंतीन, नंबर 2 पुश्त, नंबर 3 सुम्बुलतिब, नंबर 4 बेख इसखर, नंबर 5 गुले सुर्ख। उसमें जाफरान तो थ्योरिटिकली है इस वक्त, तो जाफरान एक तो मिलना भी मुश्किल होता। फिर जो हमारे पास सबके पेशेंट आते हैं वो जाफरान ले भी नहीं पाते, जाफरान 1 ग्राम भी बहुत महंगा है। और इसको जो है रोगन सोसन या हम वो इस्तेमाल करते हैं इस वक्त, वो आपका अरंड का तेल, अरंड, रोगन अरंड, रोगन बेद अंजीर, रोगन बेद अंजीर में मिलाकर ना, और फिर उसको कपड़े पर रखकर, एक तरफ कपड़े पर जैसे हम मक्खन रखते हैं उस पर डबल रोटी पर, है ना, पीस पर मक्खन रखते हैं, फिर उसको तवे पर थोड़ा सा सेक लेते हैं, गरम तवे पर रख देते हैं, ऊपर दवा रहती है, नीचे कपड़ा रहता है, और जब वो हल्का सा गर्म हो जाता है तो फिर उसको राइट हाइपोकोंड्रियक पर लगाते हैं रात में। जी, सर ये कितने दिन तक लगाना पड़ेगा? ये जो है हम ना पेशेंट को अभी 15 दिन का देते हैं कि आप 15 दिन लगा लें, ठीक है। 15 दिन में तो देखा पेशेंट को काफी जो है इससे इम्प्रूवमेंट, जो फैटी ग्रेड 3 के होते हैं 2 में आ जाते हैं, 2 से 1 में आ जाते हैं, और 1 वाले जो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाती है। तो ये अफसंतीन के बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या चीज बताई? सेकंड नंबर से कुश्त, कुश्त, काफ सीन तोय, कुश्त। सर जोशानबे के क्या क्या रहेंगे अज्जा? जो वो तो मैंने बताया था, शीरा है इसमें, शीरा 5 है उसमें। एक तो शीरा बादियान, शीरा कहते हैं उसको पीस के निकालना, तो आगे शीरा लिखकर आप लिख लें बादियान, तुख्म कसूस, मवीज मुनक्का और फिलफिल सिया। ये 4 चीजें हो गई, और अर्क बादियान में पीस लेते हैं। सर जाफरान इस नुस्खे में 1 ग्राम ही है। हाँ, जाफरान 1 ग्राम।
तो सर मैं ये बोल रही थी कि अगर हम इसको मतलब डायरेक्ट गरम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम जब बनाएंगे तो वो हॉट ही होगा जब लिनसीड ऑयल हाँ, में बनाएंगे। वो क्या कि जब आप उसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे ना, तो मरीज के कपड़े खराब हो जाती है, कपड़ों में लग के वो छूट जाते हैं। तो जी। हम क्या करते हैं कि उस पर लगा के ना, फिर वो ल्यूकोप्लास्ट लगा देते हैं। हम बताते हैं कि वो ऐसे लगा लें और 2 वर्टिकल 2 horizontal। तो फिर वो पूरे रात लगा रहता है, कपड़े भी खराब नहीं होते पेशेंट के, वो दवा भी लगती है। जी। तो दवाई सर रात तमाम लगी रहना, सुबह में निकाल देना है। हाँ, सुबह को जब नहाए धोए तो उस वक्त हटा दें। ओके सर। सर इसी को जमात जालिनोस भी कहते हैं क्या? क्या करें? हाँ सर, जी, जमात जालिनोस इसी को बोलते हैं क्या? जमात जालिनोस। हेलो, जमात हेलो जालिनोस जी, इसी को बोलते हैं क्या? जवारिस जालिनूस, जमात। जमात जमात जमात, जमात हाँ, जालिनोस। यस यस, जमात जालिनूस भी हमदर्द का आता है, तो आप जमात जालिनूस इस्तेमाल कर सकते हैं। जमात जालिनूस को ना रोगन बेदंजीर में मिला लें। जी सर, जज़ाकल्लाह। सर माउल उसूल में 5 जड़ों का नाम बताइए सर। और एक जी, माउल उसूल में अपने बोले थे ना 5 जड़ों का जोशिंदा बनाना बोलते। हाँ, तो उस उन्हें जोशादा नहीं बनाते, बल्कि ये तो अर्क निकला हुआ आता है, अर्क, ये अर्क आता है, कई कंपनियों का है। ये उसमें बेखे इसखर है और बेखे कासनी है, बेख बादियान है, बेखे करफ्स है। उसका अर्क आता है, अर्क उसको पिलाएं। 4 चीजें बोली सर, बेखे इसखर, बेखे हाँ, बादियान, करफ्स, हाँ, बेख बेख कासनी। कासनी, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है ना, सर जो रेडीमेड अर्क आते हैं, अर्क बादियां, अर्क मकू, अर्क कासनी, वो जी दे जी सकते सर? जी, अस्तर दे का तो सकते, पता नहीं, वो जी भी जी दे तो कितने जी, ml दे देना सकते। सर अगर रेडीमेड अर्क अगर यूज करना सर? हाँ, ये 50-50 ml करके दे दें। जी ठीक है। सर इसके एक्सक्यूज मी साथ सर। हब्बे अयारिज, इसके साथ हब्बे अयारिज भी दें। रात को सोते वक्त ना गर्म पानी से एक 3 गोली हब्बे अयारिज दें। ये मुंजिज बलगम है, हब्बे अयारिज। एक्सक्यूज मी सर। जी, यस जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर अच्छा, मसरत बात कर रही हूँ। सर मैं आपकी जी, स्टूडेंट रह चुकी हूँ। माशाल्लाह, जी हाँ, सर मुझे आप एक बात बताइए, जैसे कि डॉक्टर हिना मैम ने बोला कि अगर जैसे फैटी लिवर अगर होगा गर्मी की वजह से, तो क्या हम उसमें भी यही वाला जो लोकल एप्लीकेशन के लिए आपने बताया ये हम लगा सकते हैं? इसमें देखिए मैंने कई चीजें बताई हैं। हम अब ये डिपेंड करता है, जैसे फर्ज करो मैं छाली खा लूं, छाली यहाँ माशाल्लाह दिल्ली में तो 1000 आदमी खाते होंगे पान। मैं अगर छाली खाऊं तो मुझे थ्रोट के अंदर ना उसकी एलर्जी हो जाती है, इरिटेशन, तो मुझसे खाना मुश्किल है। ऐसी बहुत सारे चीजों के बारे में, चाहे दवाएं, हम कह नहीं सकते किसको कौन सी दवा मुवाफिक नहीं आ रही। तो अगर मरीज को मुवाफिक कोई चीज नहीं आ रही है, हमसे अगले हफ्ते आके कंप्लेंट करता, तो फिर हम दवा इसमें से कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सर कोई एग्जांपल के तौर पे बताइए कि अगर टेक फॉर एग्जांपल किसी को फैटी लिवर जो है वो गर्मी की वजह से है, तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे? देखो, एक तो ये कि देखो, एक तो है एज्यूम करना, असल में फैटी लिवर गर्मी की वजह से हो ही नहीं सकता। ओके सर। हाँ, फैटी लिवर गर्मी की वजह से हो ही नहीं सकता। अगर गर्मी होगी तो फैट जमा नहीं होने की, जमा नहीं होगा सर, तहलील होगा। हाँ, तहलील हो जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। लेकिन सर आजकल तो जो जिसको भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सबको फैटी लिवर आता है, हाँ, ग्रेड 1 या आजकल 2 पे। हमारे ना लाइफ स्टाइल ऐसे हो गया, जो ग़िज़ा के उसूल है खाने के, कि हम ग़िज़ा कम खाएं, कि हाथ को रोक लें, कि अभी मुझे लग रहा है कि मैं दो दो एक रोटी और खा सकता हूँ और माशाल्लाह शानदार भुना हुआ गोश्त है, मटन है। तो मैं अब ये सोचूं पेट तो मेरा है ना, मैं दावत में आया हूँ, तो 2 रोटी की जगह मैं एक रोटी खा लूँ, चाहे भले 2 बोटी की जगह 3 बोटी खा लूँ। तो ये मेरे मैदे को जल्दी से हज़म करके ये इसका जो यानी वो बनेगा,
कैमूस, वो जय्यदुल कैमूस कहते हैं उसको, एक रद्दीउल कैमूस होता, एक जय्यदुल कैमूस, यानी वो चीज जो मैदे के से हजम हो जाती, तो जब वो अगर जय्यद यानी सही होगा तो सही खून बनेगा, अगर वो सही नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से रद्दी खून बनेगा, रद्दी खून की वजह से उसकी जो रद्दियत खराबी वो जगह जगह जमा होगी। अब जैसे लाइपोमा हो जाता, आपने देखा होगा, हमारे पास पेशेंट आते हैं एब्डोमेन में भी, थाई पे भी, बैक पे भी लाइपोमा, वो यही होता है कि जो ग़िज़ा हजम नहीं होती, तबीयत उसको जगह जगह जमा कर देती है, फैट लीवर के अंदर जमा कर दे या सबक्यूटेनियस स्पेस में जमा कर दे। जी बताइए और। लिवर हिमेंजियोमा के लिए कुछ है आपके पास? क्या चीज? लिवर हिमेंजियोमा। लीवर हेमेंजियोमा, हाँ, लीवर हेमेंजियोमा अगर होता, मेरे पास पेशेंट आए, लीवर अल्ट्रासाउंड में पता चलता है लीवर हेमेंजियोमा, तो अब देखो हेमेंजियोमा क्यों होता है? हेमेंजियोमा ये होता है कि जब खून के दौरान में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन यानी सुद्दा पैदा हो जाए, तो सुद्दा पैदा होने की वजह से बैकवर्ड फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से जो वेन्स है वो डायलेट हो जाती है, उनका गुच्छा सा बन जाता है। तो ऐसी हालत में हम मुफत्तित सुदत दवाएं देते हैं, और मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आराम हुआ। तो एक तो मुक़व्वी जिगर और मुफत्तित सुदत, ये दवा देंगे हम उसमें। और ये दवा जो से मैंने अभी शीरा बताया ना, तुख्म कसूस, ये मुफत्तित सुदत है, कासनी भी मुफत्तित सुदत है, और इसी तरह से ये कुश्त, शीरी, अफसंतीन सब। तो जब हम ये देते हैं तो उससे ये गुले सुर्ख, तो इसमें आप माजून दबिद वर्द और खास तौर से शरबत दीनार। सर हेमाटोमा, लिवर हेमाटोमा भी सेम वे में ट्रीट करेंगे सर, हेमांजियोमा की तरह? हीमेंजियोमा अलग होता है, हीमेटोमा अलग होता है। हेमाटोमा को कैसे ट्रीट? हाँ, हीमेटोमा तो जो है वो कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द लीवर इज कॉल्ड हीमेटोमा। अब ये चोट लगने की वजह से आमतौर से हो जाता है, जैसे अगर चोट लग जाए ना तो तब ये हीमेटोमा होता, तो अगर वो हीमेटोमा बन गया तो बाकी नहीं रहता, वहाँ तो एब्सिस बन जाता, फिर उसका इलाज करना होता। सर आपने कहा शरबते दीनार तो ठंडा करने एंटी सफरा है सर। हाँ, तो उसमें ये मुफत्ते सुदत भी है, जो सुद्दा जो है ना, डी ऑब्स्ट्रुएंट है ये, तो आप ये दे सकती हैं। क्यूरक्यूमिन ले सकते सर? क्यूरक्यूमिन, टर्मरिक। टर्मरिक, यस, टर्मरिक दे सकती हैं। खासतौर से जो कच्ची होती है ना, कच्ची हल्दी, ये पीस कर इसको थोड़ा सा पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के ये दें। ये तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, डी ऑब्स्ट्रुएंट भी है। सर इसमें हब्बे शिफा, हब्बे अज़राकी दें तो कैसा रहेगा? हब्बे अज़राकी जो है इसमें हम दे सकते हैं हरारत के लिए, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है ना, हाँ इसमें दे सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है हब्बे अज़राकी। तो हब्बे अज़राकी सर ग्रेड 3 में इसकी हार हाँ है, हरा ज्यादा है, लेकिन अब जो ये दवाएं बनाती है ना हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें चूंकि सिर्फ उसमें अज़राकी नहीं होता बल्कि दूसरी चीज भी डाल देते हैं उसको, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए हब्बे अज़राकी दे सकते हैं आप। लेकिन हब्बे अज़राकी खास तौर से जहाँ ज़ौफ़ आसाब हो, मुक़व्वी आसाब या मफासिल में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जी जी। और सर इसमें जवारिस जंजबील या माजून फलासफा कैसा रहेगा देना? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर सिरोसिस ऑफ लिवर में इसका कोरिलेशन क्या है सर, फैटी लिवर में अगर है तो उसका मैनेजमेंट आप बता सकते हैं सर? हाँ, ये मैनेजमेंट तो मैंने बहुत डिटेल से बताया था, पिछली वीडियो पूरी 1 घंटे की थी। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो दोबारा से आप मेरा पहला वीडियो देख लें, हाँ, हाँ 1 घंटे मैंने बताया था पूरा। अभी सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर लीजिए। जी जी जी, नहीं मैं अभी बता सकता हूँ, अगर सब लोग इंटरेस्टेड हों
क्योंकि मैंने पिछला बता दिया था, पूरा 1 घंटा का था। सर बता दी प्लीज। जी जी बता दीजिए सर। अच्छा, मैं बता देता हूँ सिरोसिस ऑफ लीवर में। देखिए, सिरोसिस ऑफ लीवर में मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, वरना तो मैं पूरा अपना जो है ना, हमारे जो हमने बता, अल्लाह का फजल है, पेशेंट बहुत होते हैं, तो हमने अपना टाइप कर रखा, उसी में से पेशेंट के अकॉर्डिंग कुछ दवाओं को काट देते हैं, कुछ दवाएं पेन से ऐड कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हम अपना वो दे रहे हैं, उसमें मुंजिज, ठीक है, मुंजिजे बलगम। चूंकि सिरोसिस ऑफ लीवर जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या क्या मिलेगा आपको सिरोसिस ऑफ में, जैसे एक तो एट्रोफी ऑफ द लीवर हो जाता है, ठीक है, उसका साइज कम हो जाता है। दूसरा, उसके अंदर फाइब्रोसिस होने की वजह से केपी बढ़ जाता है, 25, 30, 40। हमारे पास अक्सर 75 जो लेटेस्ट हाईएस्ट है, वो 75 केपीए के पेशेंट हमारे पास आते हैं। फिर उसके साथ साथ एसाइटिस हो जाता है, जॉन्डिस होता है, एनीमिया होता है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होती है, ईसोफेजियल वेरिसिस होता है, या कई दफे ब्लीडिंग हो जाती है, पेशेंट को मुंह से ब्लीडिंग हो जाती है, तो तब वो जहाँ वो एंडोस्कोपी होते हैं, फिर वो ईवीएल कर देते हैं और कहते थे भाई महीने महीने के बाद आते रहना आप, और वो करते रहते हैं। अल्लाह के शुक्र से मैंने देखा कितने पेशेंट आए, वो कहते हैं सर हमारी जो है ना हर महीने वो एंडोस्कोपी होकर वो छल्ले डालते थे, लेकिन अब जब से आपकी दवा चली तब से वो छल्ले नहीं पड़े। तो हमें पता चला कि लीवर ने चूंकि काम करना शुरू कर दिया, तो पोर्टल प्रेशर जो है ना कम हो गया, जिसकी वजह से ईसोफेजियल अल्हम्दुलिल्लाह वेरिसिस इनकी कंट्रोल होने लगी। अब उनका वो नहीं रहा। तो हम एक तो इसमें देते हैं मुंजिज। नंबर 2, इस 20 दिन मुंजिज देकर फिर 10 दिन मुर्शिल देते हैं उसके साथ मिला के, और इसके साथ हब्बे अयारिज देते हैं। तो एक तो 3 दवाएं तो ये है। इसके अलावा अर्क मुजर्रब देते हैं। अर्क मुजर्रब में अफसनतीन और नौशादर ये मिला हुआ है, वो देते हैं, और अर्क ब्रंजासिफ। तो ये दवा होगी। नेक्स्ट हम एक दवा देते हैं हेप्टोन। इसमें 8 दवाएं हैं। इसमें हमने अपनी थीसिस कराई थी एक, अब अंडर में अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। तो एक दवा हेप्टोन है, वो 10 ग्राम उसका जोशादा बना के देते हैं हेप्टोन का। और फिर जो है इसके अलावा ये तो हमारा हो गया बेसिक ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। फिर जो इसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो, फिर कॉम्प्लिकेशन का, फॉर एग्जांपल अगर सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। है जी, रिपीट कर दीजिए एक बार। रिपीट, अच्छा बताइए क्या आपने क्या लिखा? हब्बे आयरिज के बाद क्या बोला आपने? मैंने अभी हब्बे अयारिज ही बोला है, ठीक है, हब्बे अयारिज, ठीक है। मुश्किल में अगर आप लिख रहे हैं तो मुश्किल का मैं नुस्खा लिखवा देता हूँ, मुंजिज का नुस्खा लिखवा देता हूँ, और हब्बे अयारिज आपको किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमने अपना वो आप लिख लें, जो हम हेप्टोन में बना रखा है उसमें रेवन चीनी है, लिख लें आप, रेवन चीनी, सुम्बुलुतिब, नंबर 3 गुले गाफिस, नंबर 4 गुले सुर्ख, नंबर 5 फिलफिल सिया, नंबर 6 तुख्मे अनीसून, नंबर 7 तुख्मे करफ्स, नंबर 8 तुख्मे कसूस, ये 8 चीजें सब ये 5-5 ग्राम है। इसमें गुले सुर्ख 10 ग्राम है, और काली मिर्च आधा ग्राम है। इन सब का सफूफ बना लें, और इसकी डोज जो है 10 ग्राम बीडी है। जोशांदा से नहीं आएगा? नहीं, जोशांदा नहीं, इसका सफूफ बना लें।
अर के मुजर्रब में अफसंतीन और दूसरी दवा कौन सी थी? नोशादर। एक बार रिपीट करिए ना सर नुस्खा जरा सा। गुलेसुर 10 ग्राम बोले आप, काली मिर्च आधा ग्राम, और तुकमे निसून, करफ्स, तुकमे कसूस वगैरह 5-5 बाकी ग्राम। सब हाँ 5-5 ग्राम, ये 8 दवाएं हैं, बाकी सब 5-5 ग्राम। इसमें काली मिर्च आधा ग्राम और गुलेसुर 10 ग्राम। इन सब जी का आप सर। सब बना लें पाउडर, और 10 ग्राम सुबह 10 ग्राम शाम दें। तो ये हेप्टोन होगा खासतौर से उसके लिए, वो मुंजिल मुसिल और आयालिज मैंने के बताई। बाद सेकंड नंबर सर रेवन चीनी था, सेकंड नंबर पे आपने क्या बताया था? रेवन चीनी था, फिर गोले का और हाफिज गुस्ताखों का है, उससे पहले सुम्बुलुतीब सेकंड सुम्बुलुतीब। तो इसका सफू बना लें। आगे फिर मैं बता रहा था कि अगर एसाइटिस हो पेशेंट को, तो हम उसमें वो दे देते हैं कैप्सूल गोखरू, है ना, या हम जोशांदा भी बना के दे सकते हैं। जोशांदा उसमें गोखरू डालते हैं, और वो तुख्मे काहू, तुख्मे खयारान और तुख्मे खरपजा और गोखरू, ठीक है। इसका जो है ना जोशांदा बना के पेशेंट को देते थे। ये मुदिरात हैं। तो मुदिरात जो हम डाइटोर वगैरह देते हैं, उसमें अगर इंशाल्लाह ये देते तो पेशेंट को पेशाब भी खूब आता, और जो टॉक्सिसिटी होती है डाइटोर की, वो लीवर को जो डैमेज करता, उससे बच जाता पेशेंट। इसके अलावा तिनका दे सकते हैं? तिनका हब्बे-तिनका दे सकते हैं। सर आपने जोशांदा बताया, तुख्मे काहू, तुख्मे खरपजा और तुख्मे खयारैन और खार खसक। ओके सर। इसका ना शीरा निकाल लेते हैं, शीरा पिलाएं पेशेंट को, या शरबत बजूरी दे दें आप, अगर ये भी नहीं बना सकते हैं ना। शरबत बजूरी 25 ml सुबह, 25 ml शाम। शरबत बजूरी दे दें, वो आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। और कैप्सूल गोखरू भी आते हैं, देहलवी रेमेडीज के आते हैं, कैप्सूल गोखरू दे दें। एक सुबह एक शाम, अगर ज्यादा हो तो 2 सुबह 2 शाम दे सकते हैं। और अगर जॉन्डिस हो ना, तो एक जॉन्डिनिल के नाम से एक दवा है, उसकी मैं आपको अज्जा लिखवा देता हूँ। उसके लिखना आलू बुखारा, लिख रहे हैं आप? जी सर। आलू जी लिख रहे बुखारा, आलू बुखारा 5 अदद, 5 पीस। तमर हिंदी 10 ग्राम। अंजीर 3 पीस। उन्नाब 10 अदद। जरिश्क 3 ग्राम। आमला 10 ग्राम। इन सबको ना एक 50 ml पानी में इसको उबाल लें, उसका शीरा निकाल लें। तो 50 ml पानी में इसको रात को भिगो दें, और सुबह उसका शीरा निकाल लें। ये अगर जॉन्डिस है ना, तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो जॉन्डिस डिसअपीयर हो जाएगा। तो आपको मैंने जॉन्डिस की बता दिया, और आपको एसआईटी जो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर है। इसके अलावा पेशेंट को एनीमिया होता है, तो आप उसमें कुर्से फौलाद और कुर्से हदीद 3-3 अदद दे दें। सर तमर हिंदी कितना? तमर हिंदी जो है आप इसमें 10 ग्राम। कुर्से फौलाद, कुर्से फौलाद और कुर्से हदीद 3-3 अदद सुबह शाम। सर एनीमिया में जवारिस आमला सादा या शरबत आमला दें तो कैसा रहेगा सर? बिल्कुल दे सकते हैं, जवारिश आमला, कुर्से हदीद और कुर्से फौलाद के साथ दे दें। जी, इसके बेटर रिजल्ट आएंगे ना सर? जी हाँ। सर आप मुंजिज और मुसिल का बताए थे, वो क्या देना है सर उसमें? मुंजिल और मुसिल में, जी मुंजिल, सर। हाँ मुंजिल और मुसिल का आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, देखिए मुंजिल, गुले बनफ्शा,
गुले बनफ्शा और लिखे मको लिखा जी सर। मको बेख कासनी जी सर। बेख बादियान बेख इसखर तुख्म खयारैन तुख्म खरपजा असलसूस ठीक है। नंबर 9 परस्यौशा नंबर 10 बिरन जासिफ नंबर 11 बरगे गाउजबा नंबर 12 तुख्म कसूस इन सबको रात को पानी में हाँ इनको 200 ml पानी में बॉईल कर ले। सर इनकी डोज लिख ले। ये मको बेख कासनी और बेख बादियान ये तीनों जो है 10-10 ग्राम है, बाकी सब 5-5 ग्राम। सर मको बेख कासनी और मको बेख कासनी और बेख बादियान ये 10-10 ग्राम। 10-10 ग्राम। ओके सर। बाकी हर एक 5-5 ग्राम। जी। इसमें जो है तुख्म कसूस को किसी कपड़े में बांध कर डालना उबालने के लिए, बाकी सब दवाओं को ऐसे डाल दे। और तुख्म कसूस को उसको कहते हैं बसुर्रा बस्ता, मलमल के उसमें बांधकर इनको 5 ग्राम और तब उबालें, उसको वैसे नहीं डालते हैं। ठीक है जी ओके जी। इसको जो है ना पानी में उबाल लेते हैं 1 गिलास पानी में, और उसके बाद में सुबह को उसको छान कर और खमीरा बनफ्शा 4 तोले यानी 40 ग्राम या गुलकंद, कोई भी एक चीज मिल जाए, गुलकंद या खमीरा बनफ्शा 4 तोले मिलाकर सुबह में से इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यूजुअली पेशेंट्स डायबिटिक रहते हैं ना सर, इतना खमीरा बनफ्शा या गुलकंद का डोसेज डायबिटिक पेशेंट हाँ, में 40 ग्राम्स। हाँ तो ऐसे पेशेंट को ना डायबिटिक को ये खमीरा वगैरह नहीं देते। जी हाँ खाली प्लेन जो शानदार ही दे देना बेहतर है सर। जी हाँ हाँ उनको प्लेन जो शान देते थे, चूंकि इसमें ऑलरेडी ऊपर खमीरा वो गुले बनफ्शा है। ओके सर। जी सर इसको सुबह खाली भिगो के सुबह दे दें, सुबह उबाल के फिर छान के देना? हाँ छान उबाल के फिर छान के दें। सर गुलकंद अगर हम नहीं दे सकते तो गुले सुर्ख मिला सकते हैं क्या जोशांदे में, वो बैलेंस करने के लिए? जी जी उसमें गुले सुर्ख ऐड कर देंगे। जी
सर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए ये सब मैंने उसी के लिए बताई आपको। अच्छा, थैंक यू। सर इसमें मुस्लिम सिरोसिस लीवर के लिए अगर अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक को बिल्कुल उसको परहेज कराना है। डायबिटीज है तो उसका शुगर का, फैट है तो फैटी डाइट, कोल्ड ड्रिंक ये ना लें, उसको उसका परहेज कराना है। माशाल्लाह सर, आज की क्लास बहुत ज्यादा फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बहुत ज्यादा। मुस्लिम का नुस्खा अभी नहीं बताए सर। और जॉन्डिस का भी रिपीट करो बोल रहे हैं कोई। कौन बोल रहे हैं बताइए। शेयर कर लीजिएगा ग्रुप पे डाल दिया कीजिए, जिससे जो जो लिखा है वो सब ग्रुप पे शेयर कीजिए, हीरा एंड हर्ब्स पे। हाँ, एक दूसरे को अगर फिर भी जरूरत शेयर किया कीजिए। मैं तो सालों से अपने नोट्स शेयर कर रही थी, अब बहुत मतलब वक्त नहीं बचता मेरे पास। अदरवाइज आप लोग जो जो लिखते हैं ना वो सब ग्रुप पे डाला करें। आप लिख लिए। सर आप मुस्लिम का बता दें। हाँ बिल्कुल, मुस्लिम का लिखा। जी जी, मुस्लिम का लिखें। लिख ली मुस्लिम का। मग्ज अमलतास, नंबर 1 मग्ज अमलतास 40 ग्राम। नंबर 2 तुरंजबीन 5 ग्राम। नंबर 3 सना मकी 10 ग्राम। नंबर 4 तुरबुद मुजफ्फिफ खराशीदा, तुरबुद मुजफ्फिफ खराशीदा। मुजफ्फिफ कहते हैं, उसके अंदर जो है ना तुरबती एक छोटी लकड़ी होती है ऐसी, उसको शिगाफ देकर ना उसके अंदर की जो जिसे कहते हैं जैसे नली, वो निकाल देते हैं, क्योंकि नली पॉइजनस होती है। और खराशीदा ये कि उसके ऊपर को वो छील देते हैं, तो उसको कहते हैं तुरबुद मुजफ्फफ खराशीदा। जैसे गाजर का होती है गाजर, हाँ हाँ बिल्कुल गाजर की तरह, उसके अंदर की जो येलो पार्ट होता है ना वो जी। हाँ वो पॉइजनस होता है, तो उसको निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हलैला सिया 10 ग्राम। नंबर 6 है सौंठ 5 ग्राम। सर तुरबुज कितना लेना है? हलैला सिया 10 ग्राम। सर तुरबुज कितना लेना है? तुरबुद लेना है 5 ग्राम। तुरबुद है 5 ग्राम। नंबर 5 हलैला सिया 10 ग्राम। और सौंठ 5 ग्राम। नंबर 7 गुले सुर्ख 10 ग्राम। नंबर 8 है तमर हिंदी। सर नहीं सुनू मैं, क्या लास्ट वाला क्या? लास्ट 8वां है तमर हिंदी, इमली। माशाल्लाह, कुछ लोग अभी क्लिनिक में बैठे हुए हैं ग्रीन पर्दे के साथ। माशाल्लाह। तमर हिंदी कितनी लेनी है? तमर हिंदी जो है ये 20 ग्राम। तो इसको जो सबका जो है ना वो मग्ज अमलतास को ना बाद में मिलाते हैं, क्योंकि ये वरना फिर गाढ़ा हो जाएगा। पहले इन सब चीजों को जो है ना उबाल लेते हैं, उसके बाद अमलतास मिला लेते हैं उसमें, और फिर इसको पिलाते हैं। तो इससे पतले दस्त आते हैं, जिसकी वजह से वो मादा सब निकल जाता, फासिद मवाद। सर एक बार जॉन्डिस का रिपीट करिए ना।
जॉन्डिस का, जॉन्डिस को मैंने बताया था अभी आपको। तो डॉक्टर साहब शेयर हो जाएगा ग्रुप में, मैंने सबको बोला है शेयर कर दीजिए। जी जी ठीक है सर बहुत वक्त ऑलरेडी दे रहे हैं, आप फोकस करिए, डोंट आस्क फॉर रिपीटिशन प्लीज। जी जी सर जो जॉन्डिस का आपने बताया वो नॉर्मल जॉन्डिस में भी दे सकते हैं, यानी जो जॉन्डिस होता है उसमें दे सकते हैं, या सिरोसिस के साथ में ही देना नहीं है नहीं, किसी वाले में जॉन्डिस में? किसी में ये जो है ना वो मुस्लिम वो है सफरा, तो किसी भी जॉन्डिस होगा तो उसमें इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग कोई ना कोई हमारे ग्रुप के लोग कर रहे होंगे, वो शेयर हो जाएगी ग्रुप में इंशाल्लाह, आप लोग उसको दोबारा से रिवाइज के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग प्लीज कोई ना कोई डाल दे, जी, मेहरबानी होगी। बाकी में हर बार कोई ना कोई डाल रहा है, जो लोग भी ये सब जो है ना सब माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह चल रहा है सब, और बहुत सालों से चल रहा है, तो आप लोग भी इसमें कितना देना है सर, कितने दिन देना? ये असल में अब ये आप देना शुरू कर दें, फिर जो है 20 दिन के बाद में पेशेंट का ना एडवाइस कर देते हैं हम कि आप अगली दफे LFT PTINR करा के लाएं, CBC ESR कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो हम 2 महीने बाद कराते हैं, फाइब्रो स्कैन 3-4 महीने बाद कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको 20 दिन के बाद ही पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका फैमिली मेंबर दवा लेना आता है, सब मरीज से उठा नहीं जाता, बिस्तर से इस काबिल नहीं होता कि वो टॉयलेट भी जा सके बगैर किसी सहारे के। लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि 20 दिन के बाद में मरीज खुद चल कर आता है। सर ये फैटी लीवर की वजह से गैस्ट्राइटिस कॉमन है क्या सर? फैट उसकी वजह से हो जाता। अगर फैटी लीवर ज्यादा है ना तो फिर वो गैस्ट्राइटिस होने लगता है। ओके उसको कहते हैं PHG, पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी। सर जॉन्डिस में ग़िज़ा यानी क्या देंगे, परहेज वगैरह? जॉन्डिस के लिए परहेज कराएंगे तो अब जब जॉन्डिस हो जाता है ना तो गर्म चीजों का परहेज कराते पेशेंट को, जो कि जो सफरा की मिजाज है वो गर्म खुश्क है ना, और गर्म तर सरतर गर्म तर गर्म खुश्क है, तो हम जो है गर्म चीजों का परहेज कराएंगे। सर फैटी लीवर में ग़िज़ाएँ कौन सी बेहतर रहती है सर? गर्म चीजों का तो बेहतर ग़िज़ा कौन सी हो सकती है सर? जी बेहतर ग़िज़ा ये होता है कि उसमें ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ दें फैटी लीवर में, जो जल्दी हज़म हो जाए, क्योंकि अभी लीवर फैट की डिपोजिशन की वजह से उसका पूरा फंक्शन नहीं हो पा रहा डाइजेशन का, तो हम हल्की ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ, जैसे अगर मीट देना है तो परिंदों का है ना जूस परिंदों का दें, छोटे जो मुर्ग चूजे हैं उनका, अभी जो है बड़े का या बकरे का वो ना दें। और इसके अलावा दालों में भी मूंग है, मसूर है, अरहर है, इसकी दाल दें, उड़द और चने की दाल ना दें। इसी तरह से सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडा दें, उसमें बैंगन है, मटर है, गोभी है, ऐसी चीजें ना दें। ओके सर। तो मेरा एक सवाल है जी सर, देखिए लाइपोमा जब हमारे क्लिनिक पर आता है तो हम उसको निकाल देते हैं, लेकिन वो एक हाथ लाइपोमा हो, या किसी के मैंने अभी रिसेंटली फेस पे था, बहुत ही मतलब उसकी एज होगी हार्डली 16 to 17 ईयर्स का लड़का था। जी 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 तो उसकी यहाँ तक ठीक पे तो वो भी हमने निकाल, लेकिन अगर किसी की बॉडी में मतलब ज्यादा हो, मल्टीपल होते हैं, तो उसमें हमें ये फैटी लीवर का ट्रीटमेंट देते हैं हम उसको। अगर मल्टीपल हो ना तो आप इसको गर्म दवाएं दें, ठंडी चीजों परहेज कराएं, और ये मुंजिल मुसिल आयारिज दें आप उसको अगर मल्टीपल हैं। सर वो तो बहुत मोटी मोटी मतलब काफी बड़ी बड़ी साइज मोटी मोटी गांठ होती है, वो एब्डोमेन के जो एंटीरियर वाल है ना इस पे भी हो जाती है, थाई पे भी हो जाती है, बैक पे हो जाती है, ये दोनों आर्म्स में हो जाती है, पेशेंट आते हैं। जी तो सर मैंने देखा कि इस तरह के जो पेशेंट्स है उनको डायबिटीज साथ में होती है। जी जी, कई दफे बगैर डायबिटीज के भी होते हैं वो लाइपोमा के, तो उसमें लाइपोमा भी हमें ठंडी चीजों से परहेज कराएंगे, और ये फैटी लीवर के उसूल पर जो है वो हम इलाज करेंगे। थैंक यू। तो सर फाइब्रो एडिनोमा भी दे सकते हैं? फाइब्रो एडिनोमा, हाँ,
फाइब्रो एडिनोमा भी ये इफेक्टिव होगा, यही देंगे। और इसके अलावा उसमें मुकव्वी आसाब भी देते हैं, क्योंकि उसमें जो टेंडरनेस होती है हो जाती है ना, फाइब्रो एडिनोमा दर्द होता है, तो उसमें मोहलिलात भी देते हैं। दर्द की अलामत है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसको मोहलिले वर्म दवाएं कहते हैं। जी 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 सर एक क्वेश्चन था मेरा सर, आईबीएस में क्या कोई हम लोकली जमात लगा सकते हैं? लोकली जमात से फायदा नहीं होता, उसमें आप जो है ना, आप उसमें आप दे सकते हैं एक तो वो है जवारिश अनूश दारुलोलवी और जवारिश मस्तगी। ओके सर। डोज कितना कितना देना है सर? ये डोज जवारिश दारुलोलवी और जवारिश 10 ग्राम देते हैं सुबह में। जी सर। ठीक है, और एक इसमें यही जवारिश अनूश दारुलोलवी दे दें, ये इंटेस्टाइन के लिए बेहतरीन चीज है। और एक लीवर के लिए दे दें जिगरीन वगैरह। तो ये तीनों आपकी कवर हो जाएंगी, मैदा, लीवर और इंटेस्टाइन। सर इसमें जो ये गॉल ब्लैडर पॉलिप 4 सेंटीमीटर का हो तो उसके लिए कुछ? उसमें नहीं, इसमें वो जो थोड़ा सा वो मैकेनिकल डिफेक्ट होता, उसमें मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिप्स में। ये प्लीज सर जरा से दोनों जवारी के बार रिपीट कर दीजिए जो आपने भी आईबीएस में बताया सर। जी जी, जवारिश अनोश दारू, जवारिश मस्तगी और जिगरीन बोले ये सर। जी जी, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। सर ये फैटी लिवर में इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज्यादा बता रहे ना सर, इसका कुछ रोल इम्पोर्टेंट है? यानी 15 आवर्स की फास्टिंग बोल के बता रहे सर। 15 आवर्स की फास्टिंग, हाँ 12 आवर्स की होना चाहिए। जी जी सर एंड करते हैं आज के सेशन को। जी सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सर। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह आपके हाथ में शिफा दे। जी जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। सर आप बहुत हर मिनट हर सेकंड फ्रूटफुल था आज के सेशन का, माशाल्लाह। और आप लोग जो है एक दूसरे के साथ अपने नोट्स शेयर किए, ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ये ग्रुप जो है वो शेयरिंग बेसिस पे ही चल रहा है कि सब एक दूसरे के साथ शेयर करें और सपोर्ट करें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिसका जो रह जाएगा वो लोग आपस में टैली कर लेंगे, इसी तरीके से करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है सर, जैसे जॉन्डिस की जो आम लोग दवाई देते हैं उसमें सोडा पीने के लिए बोलते हैं, तो ये हमारी दवाइयों के साथ मुनासिब है या फिर नहीं? जैसे दे सकते हैं, सोडा तो एंटासिड है। जी जी। सर जॉन्डिस के लिए जो आपने जोशानदा बताया, उसके अलावा अगर कोई हम मुरक्कब दवाओं में से अगर कोई दें, जैसे हमदर्द वगैरह की जो रेडी दवाएं आते हैं? हाँ, उसमें जिगरीन है, बहुत अच्छी दवा जिगरीन है। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको जिगरोल दे सकती है, टैबलेट कैप्सूल जिगरोल, या हिमालय के लीफी 22 DS दे सकती हैं। उनसे जी डॉक्टर शुजा साहब जी। जी सर कैसे हैं? ठीक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, माशाल्लाह। सर वो जो आपने मुझे प्रिस्क्रिप्शन बोला था सर, वो अपडेट करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं सलमान भाई से मांग लूं फिर। जी, असमें उस वक्त तो मैंने आपको बताया था ना, मैं अपडेट किया उसमें, वो क्लिनिक पे रहता, फिर मुझे याद भी नहीं रहता। अब आपने बताया, मैं उसके साथ साथ आपको बताता रहा, तो आप उसको अपडेट कर देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं वही भेज दूं जो आपने मुझे बताया, वही सलमान भाई को भेज दूं? हाँ हाँ, वही भेज दीजिए। अच्छा ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, क्वेश्चन एंड करते हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। नेक्स्ट फिर कब मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। बताइए कब हो, और आप टॉपिक बता दीजिएगा, बहुत लोग बहुत पहले से इंतजार करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। ये टाइम मुनासिब है सर आपके लिए अब? हाँ 10 बजे ठीक है।
10 बजे से। क्योंकि मैं भी सुबह को ना फिर 5:30 बजे अलार्म लगा रखा है मैंने। आप जी लोग भी माशाल्लाह 5:30 के लगाते होंगे सब लोग जी सर, दुआ 4 को बजे। फजर के लिए। 4 बजे का? सुभान अल्लाह, आप तो मुझसे बहुत आगे हैं, माशाल्लाह। चलिए तहज्जुद के लिए भी हाँ, जी तहज्जुद सबसे अच्छी वक़्त है अल्लाह से माँगने का। जी सर, जी। चलिए बहुत अच्छा माशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।